हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं शायद जिसकी प्रत्येक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ये नहीं पता होता जब हम लाइफ में अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो हमें ये नहीं पता होता किसी भी स्टूडेंट को कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम पहले से अपना जो हमारा एम है हम उसको सेट नहीं कर पाते। सबसे पहले उसे सेट करें, लेकिन उसके बाद जब हमारा कॉन्फिडेंस होता है, हौसला होता है, वो कौन हमारा इंक्रीज करता है, कौन उसे बूस्ट करता है सबसे ज्यादा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने में अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। स्टूडेंट्स, उसी कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, उसी हौसले से रिलेटेड, और ये नहीं पता, मैंने आपको बताया कौन कब हौसला दे दे, तो वही बात मैं आपको बता रहा हूं इस स्टोरी में कि जो हौसला दिया गया एक छोटे से 6 वर्ष के बच्चे ने एक अपने पिता, इतने एज के पिता को, जो एक वर्ल्ड टूर कर रहा है, एक वॉयेज कर रहा है, एक समुद्री यात्रा कर रहा है पूरे विश्व की, उसे पूरा का पूरा एक ऐसा हौसला दिया कि वो अपने परिवार के सहित अपने घर बहुत बिल्कुल सेफली जा सका उस समुद्र से। तो इसलिए ये जो चैप्टर है ये आपको वही बताएगा कि हौसला अफजाई कैसे की जाती है। स्टूडेंट्स देखिएगा, चैप्टर का नाम है आपका चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते हैं, हम मरने से नहीं डरते, यदि हम सब साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते हैं। बहुत सुंदर चैप्टर लिखा है, बहुत सुंदर स्टोरी है, जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने लिखी है। स्टूडेंट्स बहुत ही सुंदर कहानी है, देखिए मैं आपको बताता हूं। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब हमें कोई अपनी यात्रा स्टार्ट करनी है तो उस यात्रा को स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी तैयारियां करनी होती है। और जब हमें समुद्री यात्रा करनी है तो हमारा सबसे अच्छा साथी कौन होगा उस यात्रा में, आप सभी जानते हैं। उस यात्रा में हमारा सबसे अच्छा साथी हमारी नाव होगी, क्योंकि हमें बैठना किस पे है, जब तक हम समुद्र में रहेंगे रहना किस पे है, हमें चलना किस पे है, हमें सारी बात ये सोचनी है हमें किसके साथ वर्क करना है। अगर जब तक नाव है तब तक लाइफ है, और नाव नहीं तो लाइफ नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको वो बता रहा हूं कि उन्होंने एक नाव तैयार की। जो नरेटर था वो जेम्स कुक, उस समय से 200 वर्ष पहले जेम्स कुक ने पूरे विश्व की यात्रा की थी, समुद्री यात्रा। तो वो उस यात्रा को दौरान आप समझ सकते हैं कि कितना समय उन्हें पानी में बिताना होगा। तो उस समय को देखते हुए उन्होंने वो नाव तैयार की, एक जो कम से कम लगभग 23 मीटर 23 मीटर लंबी और 30 टन लकड़ी, जो पानी में नहीं गलती जल्दी से, उस लकड़ी से, आकर्षक लकड़ी से उन्होंने वो 30 टन लकड़ी का यूज करके उन्होंने नाव बनाई, जिसका नाम रखा वेव वॉकर। स्टूडेंट्स उस वेव वॉकर को उन्होंने कम से कम 6 महीने तक पानी में छोड़ के रखा कि इसकी लकड़ी का जायजा लिया जाए कि ये लकड़ी सही भी है, अच्छी भी है या नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स उन्होंने उसे, जो तूफान आया समुद्र में, उस तूफान में उसे खोलकर उन्होंने उसे चलाना शुरू कर दिया। देखते हैं आज, क्योंकि अभी तो वो समुद्री तट पे बैठे हैं, अगर वो थोड़ी दूर चले गए तैरकर भी वापस आ सकते हैं, हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने यात्रा शुरू कर दी, और वहां तो नॉर्मल बात है, तूफान तो परमानेंट झेलने हैं, वहां पे तो तूफानों का तो सामना होना ही है, और वहां पर अगर इसने धोखा दे दिया वेव वॉकर ने तो कैसे करेंगे। तो इसलिए उन्होंने बारिश के मौसम में, तूफान में, भरी धूप में, पानी में उसे छोड़ रखा था, और जब भी मौसम खराब होता था, अच्छा होता था, जैसा भी होता था, वो उसको लेकर थोड़ी दूर के लिए चल देते थे, उसका टेस्ट करने के लिए वो चल देते थे। तो इसी कारण उन्होंने 6 महीने तक उस अपनी वेव वॉकर के सारे टेस्ट किए। उसके बाद 1976 में नरेटर ने अपनी वाइफ मैरी, बेटा 6 वर्ष का जोनाथन, बेटी 7 वर्ष की सुजैन, उसके साथ इन चारों ने मिलकर अपनी यात्रा को शुरू कर दिया इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से। इन्होंने इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से अपनी यात्रा को शुरू किया, और
जैसे कि आप समझ सकते हैं, अगर मुझे कहीं किसी प्लेस पे जाना है और मुझे रास्ते का नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वहां के रास्ते जानने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले वो वही कर चुके थे, वो वहां के बारे में सब रास्ते जान चुके थे। उन्होंने एक मैप तैयार कर लिया था, उसको स्टेज में बांट लिया था, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। तो उन्होंने लगभग 3 वर्ष तक, जैसे उन्होंने 1976 जुलाई में अपनी यात्रा शुरू की थी, उसके 3 वर्ष तक वे पानी में अपनी यात्रा करते रहे। और 3 वर्ष के बाद उनकी यात्रा का पहला चरण, आप समझ सकते हैं, अगर आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए या आपको एक नदी में छोड़ दिया जाए और आपको 2 दिन नाव पे चलना है, तो आप समझ सकते हैं आपका क्या हाल होगा। लेकिन उन्होंने 3 वर्ष अपनी यात्रा का पहला चरण, 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा का जो पहला चरण था, वो बिल्कुल सकुशल, बहुत ही कुशलता से उन्होंने सेफली, सुरक्षित रूप से वो पूर्ण कर लिया। वे जो उनकी अपनी यात्रा थी, वो उस यात्रा को पूरा करके अफ्रीका के पश्चिमी तट के केप टाउन पर पहुंचे। अब अभी तक उनकी जो यात्रा थी वो बिल्कुल सेफ थी, लेकिन इसके बाद उन्हें पता था जो सबसे ज्यादा तूफानी समुद्रों में से एक है, जो सबसे डेंजरस है, दक्षिणी हिंद महासागर, साउदर्न इंडियन ओशियन से गुजरना था। अब जो नाव को तैयार की गई थी, नाव को तैयार करने का तरीका सबसे अलग था। नाव को इस तरीके से तैयार किया गया था कि उसके जगह जगह, जब बीच में से थोड़ी उठी भी होती है, उसके साइड में जहां जहां पानी कलेक्ट होता है, गैदर होता है, तो वहां पे नल लगाए गए थे, छोटे छोटे पंप लगाए गए थे कि उन पंप से पानी बाहर निकाला जाए। तो उन्हें पता था वहां पे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए उन्होंने एक अमेरिकी लैरी विजिल और स्विस से हर्ब सीगलर को उन्होंने वहां से लिया और उनको लेकर वो वहां से चल दिए। और जब वे वहां से चले तो उधर से बढ़ने के बाद उनकी पहली बात तो वे जब वहां से निकले तो 2 सप्ताहों तक वे छोटे छोटे तूफानों का सामना करते रहे। उसके बाद अब लगभग वे 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर वे आगे निकल चुके थे, जो उनका केप टाउन से चलने के बाद। और 25 दिसंबर में लहरें इतनी ऊंची ऊंची हो गई कि 15-15 मीटर ऊंची उठने लगी। और 15-15 मीटर जब उठने लगी तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप चल रहे हैं और 15 मीटर ऊंचा पानी का एक पहाड़ आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और छोटी सी आपकी 23 मीटर लंबी नाव हो, तो आप समझ सकते हो, और पूरी फैमिली आपके साथ हो, तो आप क्या करेंगे। और एक फादर, एक पिता, जिसके ऊपर उसकी वाइफ, उसके दोनों बच्चों का भार भी उसके सर पर है कि खुद मरा, पूरी फैमिली को लेकर मरा, उसको उस कलंक से भी बचना है, तो वो किस तरह से उसको बचा रहा है, रोक रहा है। और उसके बाद जब 2 जनवरी का समय आया, पहली बात तो उन्होंने जो 25 दिसंबर की बात थी, तो उन्होंने ये सोचा था कि अब मौसम शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन वो खराब हो गया। और 2 जनवरी में मौसम जो इतना खराब हुआ कि पूरे पहाड़ के पहाड़ पानी के उनके सामने आने लगे। वो सोच रहे थे कि किस तरीके से वो वहां से बचकर निकल सकते हैं, लेकिन वहां पर जैसे ही पानी की लहरें आनी शुरू हुई, अब आप समझे, अगर ये नाव है और पानी की लहर सामने से आ रही है, पानी की लहर इस नाव से इतनी ऊंची है, और जब पानी आकर टकराएगा तो उस नाव में आकर गिरेगा तो कितना पानी होगा, पूरा पहाड़ टाइप वो पूरा जो लहरें आती है वो दिखाई देती है समुद्र में। तो हर्ब सीगलर ने कहा, और जो लैरी विजिल था, जो उन्होंने वहां केप टाउन से 2 लोग लिए थे, उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पंप चलाते रहना है। यदि आप पंप चलाते रहे, जब तक पंप चलेगा तब तक जीवन रहेगा, और जब पंप बंद हो जाएगा तो जीवन वहीं रुक जाएगा, हम डूब जाए। तो उसके बाद नरेटर ने सोचा कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ पंप चलाना है। और लैरी विजिल और हर्ब सीगलर भी पंप चलाने में लग गए। जितना भी पानी आता था वो पंप चला रहे थे। एक तरफ से 2 लैरी विजिल लग रहा है, दूसरी साइड से हर्ब सीगलर लग रहा है, बीच में नरेटर लग रहा है, और सारे पंप चलाने में लगे पड़े हैं। और जैसे ही पंप चला रहे थे, पानी बाहर निकल रहा था। जितना पानी आता था इतना वो पानी निकालते नहीं थे, लेकिन और पानी आ जाता था, फिर पानी निकालते रहे, फिर पानी आता रहा। इट मींस ये रहा कि उन्हें पूरी रात पंप चलाना पड़ेगा। तो उन्हें यह लग रहा था। अब अचानक से क्या हुआ कि एक
उससे पहले ये हुआ कि जो पीछे की जो रस्सी बंधी थी उस लकड़ी में, नाव के लकड़ियों को रोकने के लिए, वो रस्सी टूट गई, क्योंकि एक छोटी सी पाल बची थी। आपने देखा होगा नाव में ऊपर जब कोई सीनरी देखते हैं तो ऊपर एक पाल बंधी होती है। वो जो पाल बंधी होती है वो अगर हम उसे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दे दें, क्योंकि इतनी मान लीजिए 30 टन लकड़ी से बनी 23 मीटर लंबी नाव को कौन वो चापू सा लेके कौन चलाएगा उस नाव को? कोई भी नहीं चला सकता। क्या करना होता है, समुद्र में तूफान चलते हैं, हवा चलती है, अगर हवा रुक जाए तो आप नाव को 1 इंच नहीं हिला सकते। जैसे ही आपने 10th में पढ़ी भी होगी, पहले जो सिलेबस था उसमें पोयम थी, तो द एंशिएंट माइनर के नाम से। तो वहां पे क्या होता है, आपको पाल जो ऊपर होती है उसको डायरेक्शन देनी होती है। जैसे ही आप उसको डायरेक्शन देते हैं तो वो नाव, हवा उस पाल को पुश करती है और तब नाव चलती है। थोड़ा सा डायरेक्शन देनी होती है तो हम उससे या अपने चाकू से उसको डायरेक्शन दे देते हैं। तो यही हुआ, वो ऊपर से वो भी टूट चुकी थी, अब छोटी सी एक पाल रह गई थी, उसके साथ वर्क करना पड़ रहा था। उससे जो साइड में रस्सी पड़ी थी जो लकड़ियां, वो भी टूट चुकी थी, तो उसे रिपेयर करना था। उसे रिपेयर करके वो पीछे रस्सी बांधी गई। उसके बाद जो जीवन रक्षक नौकाएं नहीं, जैकेट्स थी, जो जीवन रक्षक जैकेट्स थी, उन्होंने वो लाइफ जैकेट भी पहन ली। उन्हें पता था कि अब शायद कुछ होने वाला है, अब संभल नहीं रहा मामला, अब ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि चारों तरफ से पानी पानी आ रहा है, साइड से लकड़ियां टूटने लगी है। वो जो लकड़ियों को जोड़ जोड़ करके इसी तरीके से पीछे रस्सी बांध दी गई। जो पाल से रस्सी आई थी वो पाल से भी रस्सी पीछे बांध दी गई। एक छोटा सा कैबिन बना रखा था जिसमें अगर किसी को फीवर हो जाए या कुछ हो जाए, बारिश होने लगे, तो उसमें रुक सकें। जो मैरी थी, जोनाथन था और सुजैन थी, वो तीनों उस कैबिन में थे और वो 3 बाहर थे, लैरी विजिल, हर्ब सीगलर और नरेटर। अब तीनों को अपनी लाइफ बेकार सी दिखाई दे रही थी कि अब जीवन जाने वाला है, हम मर भी सकते हैं, डूब सकते हैं पानी में। तो उन्होंने उन तीनों को भी लाइफ जैकेट पहना दी, खुद भी लाइफ जैकेट्स पहन ली कि कुछ भी हो जाए तो कम से कम कुछ देर तक तो हम बचे रहेंगे, कोशिश करेंगे जैसे भी होगा। अब ये देखो उस कंडीशन में क्या करे। दूसरी बात, वो करके हटे तो उसे पता चला क्या, जैसे वो पंप चला रहा है सामने से एक बहुत बड़ी छाल आई पानी की और नरेटर पर लग जाती है। और नरेटर पर जैसे लगती है, वो दूसरी साइड, जैसे इधर खड़ा था तो दूसरी साइड कॉर्नर पे जाके उसका सर टकराता है और सर टकराने के बाद वो गिर पड़ता है और उसके जो सर से वो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो बेहोश हो जाता है, जैसे ही बेहोश होता है, उसके पानी ऊपर से पड़ रहा था, पानी में ही पड़ रहा था, एकदम आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद वो देखता है कि पानी नीचे से भरने लग रहा है, नीचे से भी एक होल हो गया है नाव में और ऊपर से तो पानी आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है। सबसे पहले वो उसे तो संभाल नहीं पाया, उसे अपने आप तो मैरी ने देखा, उसकी वाइफ ने, कि जो नैरेटर है वो गिर गया है। तो उसने उसका हाथ पकड़ उसे अंदर की ओर खींचा। और अब आप इसे यहां से ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही उसे अंदर खींचा और उसे उसकी जो थोड़ी बहुत उनके, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर चुके थे 25 दिसंबर को, जो उनके पास थोड़ा बहुत सामान बचा था उससे उन्होंने क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया था। और उसके बाद जो काफी सामान खाने पीने का था वो भी सब बह गया था जो पानी भरने से। उसके बाद उसे खींचा गया, जो थोड़ी बहुत वो हिला डुला सकते थे, उसका ब्लीडिंग पूछ सकते थे, वो किया मैरी ने। और उसके बाद कहने लगे क्या हो रहा है, वो चुप रहा कि कुछ नहीं हो रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो जो जोनाथन था वो कहता है पापा। अब उस पिता की हालत देखिएगा जब उसका बेटा, 6 वर्ष का बेटा, ये पूछता है पापा क्या अब हम मरने वाले हैं। जब जोनाथन ये पूछता है और नैरेटर से ये पूछता है कि पापा क्या अब हम मरने वाले हैं, तो क्या कहेगा बाहर सामने पानी का पहाड़, तूफान पे तूफान कई दिन से चल रहे हैं, सप्ताह बीत गए, अभी तक यहां से निकलना नहीं हुआ। नीचे साइड की लकड़ियां टूट चुकी है, ऊपर से पाल टूट गई है, छोटी पाल लगी पड़ी है, नीचे से होल हो गया है, खुद को चोट लग गई है, 2 आदमी पंप चलाने में लगे पड़े हैं, अभी पंप फ्री पड़े हैं। तो आदमी उस कंडीशन पे क्या कहेगा। उसके पिता ने कहा बेटा शायद अब हम मरने वाले हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं पापा, जो टाइटल है इस चैप्टर का, इतना बड़ा टाइटल क्यों लिया गया है, वो इस बच्चे की इस बात पर लिया गया है क्योंकि उस बच्चे ने कहा नो प्रॉब्लम पापा, हम मरने से नहीं डरते हैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी आर ऑल टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते हैं, यदि हम सब साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते। और जैसे ही उसने ये कहा कि हम मरने से नहीं डरते हैं यदि हम सब साथ हैं, तो उसके बाद उसका हौसला और बढ़ गया। उसके पिता ने कहा बेटा अब मैं जंग जीत गया, आप समझ लो कि अब हम सब बचेंगे क्योंकि तूने मेरे हौसले को बढ़ा दिया। उस छोटे से बच्चे ने अपने पिता के हौसले को बढ़ाया कि मैं मरने से नहीं डरता, अगर हम सब साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते। उसके पिता ने कहा बेटा तू रुक। उसने बैंडेज छोड़, बाहर जा। और वो सबसे पहले उसने हथौड़ी उठाई और जहां वो उसने किरमिच का कपड़ा वो लगा सकता था क्योंकि उससे पानी पार नहीं होता, उसने उसको वहां पे ठोका। और उसे ठोकने के बाद उसने पंप चलाना शुरू किया। पूरी रात तीनों ने पंप चलाया और पूरी रात उसने सोचा कि जब तक पंप चलता रहेगा, मैरी ने कहा मैं भी हेल्प करती हूँ,
तो कुछ उसने हेल्प की, वैसे उसे नरेटर ने उसे मना किया लेकिन फिर भी उसने हेल्प की और जितना भी हो सका उन्होंने पूरी रात पंप चलाया। और पूरी रात पंप चलाने के बाद जब दिन निकलना शुरू हुआ तो बारिश कम हो चुकी थी, तूफान भी कम हो चुका था। उन्हें लगा कि अब हम बच गए हैं। लेकिन अभी जो दिन था, दिन में वो वहां से निकल के आए। जब दिन निकला उन्हें आसमान दिखाई दिया, कुछ साफ हो चुका था, लेकिन जो रात का संकट था वो गुजर चुका था। अब सबसे पहली नीड उनकी थी किसी टापू पर रुकना, किसी पोर्ट पर, कोई बंदरगाह मिल जाए, कोई पोर्ट मिल जाए, कोई टापू मिल जाए, हम उस पर अपने जो कुछ दिन है वहां बिता सके, क्योंकि काफी दिन उन्हें अब फिर पानी में 3 साल पहले रह चुके थे, अब फिर रह चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि अब शायद हम रुकें तो ज्यादा बेटर हो। तो उन्होंने मैप निकाला। जो पहली बात तो जो कंपास था उनके पास, जो डायरेक्शन बताने वाला होता है, वो खराब हो चुका था। फिर उसने मैप निकाला और मैप निकालकर उन्होंने जैसे अपने मैप के अब हमें कहाँ होना चाहिए, फिलहाल हम किस किस डायरेक्शन में चले हैं, और तूफान में भी हम रात में किस डायरेक्शन में चलते रहे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन लगा के छोड़ रखी थी, उसी डायरेक्शन में चल रहे थे हवा के अकॉर्डिंग। तो अब हमें लगभग दोपहर में वो 12 बजे सोच रहे कि लगभग 4-5 घंटे में हमें टापू मिल जाना चाहिए इस डायरेक्शन में चलने के बाद उन्होंने उन्हें डायरेक्ट किया कि आप इस डायरेक्शन में चले, और वो उधर चले। जैसे ही वो उधर चले तो वो 5 घंटे चलते रहे। 5 घंटे चलने के बाद जब शाम को अंधेरा होने लगा और टापू पे नहीं पहुंचे, तो वो अंदर आके बैठ गया कि बेटा शायद मैं हार गया। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जैसे ही वो वहां पे गए, वो अंदर कक्ष में बैठ जाता है, और जैसे ही कक्ष में बैठने के बाद बेटा उससे वो वहां पे बैठ जाता है। लेकिन ये है कि उसे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। जैसे ही वो अंदर आकर बैठता है तो थोड़ी देर बाद, क्योंकि सब बाहर थे, वो अंदर आके बैठ जाता है कि शायद उसका जो गैस करना था, अनुमान था, वो फेल हो गया। लेकिन जोनाथन अंदर आता है, वो कहता है पापा आप यू आर द बेस्ट कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड। वो कहता है बेटा क्या हुआ, मैं तो हार गया, हमें तो टापू मिला ही नहीं। कहने लगा नहीं पापा, सामने, यहां से सामने ही टापू दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो ये बात कहता है सामने ही टापू दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल खुश हो जाता है और वो कहता है कहां दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाओ। और जैसे वो बाहर जाकर निकल कर देखता है तो वास्तव में सामने टापू नजर आ रहा था, और कहने लगा पापा यू आर द बेस्ट कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड, आप संसार के सबसे अच्छे पिता और सबसे अच्छे कैप्टन हैं, और आपके अनुमान के अनुसार हमारे सामने टापू है। वहां पर टापू पे उतरने के बाद जैसे उन्होंने, ऐसा लग रहा था कई साल के बाद उन्होंने वापस धरती पे पैर रखा हो। वहां पर वो जो टापू था वो आइल एम्स्टर्डम का टापू था। वहां पर वो रुके और लगभग 28 लोगों के साथ उन्होंने वहां पूरी रात गुजारी। वहां पे लंगर में खाना खाया, और खाना खाकर जब वो अगले दिन वहां से निकले तो तब वहां पर रात को उसे पता चला, थोड़ा सा उसे अंदेशा था नरेटर को कि उसे तो चोट लगी ही है, लेकिन जो उसकी बेटी है सुजैन, उसको भी चोट लगी है, लेकिन उसने अपनी चोट के बारे में नरेटर को नहीं बताया। लेकिन जब वो वहां पे गए तो उसके जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसकी जो स्कल थी, खोपड़ी थी, उसमें जगह जगह खून जम चुका था, ब्लड के थप्पे जो होते हैं वो जम चुके थे, और उन सब के छोटे छोटे माइनर ऑपरेशन किए गए। उसके बाद उस लड़की को ठीक किया गया, क्योंकि नरेटर को पता था इतनी फिक्र उसे अपनी नहीं थी जितनी अपनी बेटी की थी। तो उस तरह से वो वहां से निकलकर आइल एम्स्टर्डम पहुंचे और वहां से वो अपने घर पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, ये बात थी हौसले की, ये बात थी कि किस तरह से जज्बे को बढ़ाया जाता है, हौसले को बढ़ाया जाता है। उसी के अनुसार उन्होंने कार्य किया स्टूडेंट्स, और वही हुआ कि किस तरीके से वो अपने हौसले को, यदि उसका बेटा ना बढ़ाता तो शायद वो एज इट इज वहीं का वहीं बैठा रहता। सो स्टूडेंट्स, आप भी अपने हौसले को बरकरार रखें, ऐसा ही बनाए रखें, ताकि पूरे समय आप अपने समय को ऐसे ही चलाते रहें। इस स्टोरी को आप 2-3 बार सुने, बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर स्टोरी है, किसी की जीवन रेखा, पूरी लाइफ लाइन चलती हुई स्टोरी है, हर जगह सस्पेंस बना रहता है स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से 2-3 बार इस स्टोरी को सुने, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। थैंक यू।